हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? तो स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी करेंगे। तो कैथोड रेज में ऐसे बहुत से पॉइंट है जो जिसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डिस्चार्ज ट्यूब को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी एक्सपेरिमेंट है वो डिस्चार्ज ट्यूब पर बेस है। तो सबसे पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब को स्टडी करते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर मेटल इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है। कैथोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है। इसके अंदर जो ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर एयर होता है या गैस होता है। तो एयर या गैस के वैल्यू को डिफरेंट प्रेशर पे स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाए, ताकि वैक्यूम पंप के थ्रू हम इसका प्रेशर लो कर सके और इसको डिफरेंट प्रेशर पे स्टडी कर सके। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ साथ कैथोड और एनोड से हमने वोल्टेज सोर्स भी लगाए, ताकि हम डिफरेंट वोल्टेज सोर्स की मदद से जो है गैस को स्टडी कर सके। ठीक है स्टूडेंट। और साथ साथ में हमने जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन यानी जिंक सल्फेट से बना हुआ एक स्क्रीन है, वो भी लगाया है। अब हम आपको बताएंगे कि इस एक चीज़ जो है जो डिस्चार्ज ट्यूब में इसका क्या एडवांटेज है और इससे हम कौन सी हेल्प ले सकती है। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इनका कंस्ट्रक्शन स्टडी करते हैं कि कैथोड रेज में हमारे पास सबसे पहला जो है ग्लास ट्यूब से बना हुआ है, ग्लास ट्यूब। दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर मेटल इलेक्ट्रोड। थर्ड गैस और एयर। फोर्थ वैक्यूम पंप। फिफ्थ जिंक सल्फेट से बना हुआ फ्लोरेसेंस स्क्रीन, फ्लोरेसेंस स्क्रीन। और इसके साथ साथ वोल्टेज सोर्स। अब बुक में जो एक पॉइंट लिखा है वोल्टेज के बारे में, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को इसके बारे में डिफिकल्टी होती है। बुक में ये पॉइंट लिखा है कि द एग्जैक्ट वोल्टेज, बुक में एक पॉइंट लिखा है द एग्जैक्ट वोल्टेज required is determined by the length of the tube and pressure inside the tube। ये जो लाइन मैंने लिखी ये बुक में भी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईटा वाइज। ठीक है स्टूडेंट। इसमें लिखा है द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अब लेंथ ऑफ ट्यूब और वोल्टेज के एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है? लेंथ ऑफ द ट्यूब और वोल्टेज के एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है और हम किस तरह लेंथ से वोल्टेज को या वोल्टेज से लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ओ हमला जो हमारे क्लास सेकंड ईयर के फिजिक्स में है, इसमें हम कहते हैं कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में हम ये भी स्टडी करते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द ट्यूब और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जब कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो जब एक ट्यूब है और इसका लेंथ बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, तो इसके लिए ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर होगा। जब छोटा लेंथ इसका छोटा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इस वजह से हमारे लिए इनको कम वोल्टेज रिक्वायर होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात मैंने आपको समझाई। अब जो दूसरा पॉइंट हो ये pressure inside the tube. The exact voltage is required by determined by the length of the tube and pressure inside the tube. Exact voltage जो हमारे लिए दरकार है इसको हम length of the tube से फाइंड कर सकते हैं and pressure inside the tube.
अब प्रेशर का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशनशिप है? लेट सपोज ये हमारे पास एक प्लास्टिक ट्यूब है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्लोज है और इससे हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया है। जब हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, ये गैस है, जब प्रेशर इंक्रीज था तो हमारे पास कंडक्शन जो है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। जब हमने वैक्यूम पंप के थ्रू इसका प्रेशर डिक्रीज किया, ठीक है स्टूडेंट, अब इससे थोड़ा बहुत कंडक्शन हो सकता है। तो जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और इसकी वजह से क्या होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन इसलिए होता है। तो प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं तो गैस हमें हाई एंड्रेंस प्रोवाइड करता है, गैस प्रोवाइड हाई एंड्रेंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ज्यादा इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि इसके अंदर आयनाइजेशन कर सके, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ, क्या कुछ हुआ कि जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया? तो सबसे पहले विलियम क्रुक्स नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट उन्होंने 1 atm प्रेशर, इसको हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कह सकते हैं, जो 760 mm ऑफ Hg के बराबर है। सबसे पहले विलियम क्रुक ने ऑर्डिनरी प्रेशर भी हम इसे कह सकते हैं, 1 atm प्रेशर पे, ठीक है, 5000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, 5000 वोल्टेज अप्लाई किया इन्होंने। 1 atm प्रेशर था। 1 atm प्रेशर किस चीज का था? जो ग्लास ट्यूब है हमारे पास, जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जो गैस था, इसका प्रेशर कितना था? इसका प्रेशर 1 atm था, ठीक है। और इसको हमने 5000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तो क्या हुआ? तो हमारे पास नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हुआ। जब प्रेशर 1 atm था, ऑर्डिनरी प्रेशर था, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है इसका, और हमने 5000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं हुआ। जब हमने प्रेशर को फार्दर डिक्रीज किया, स्टेप 2, जब हमने प्रेशर को फार्दर डिक्रीज किया 0.1 mmHg, पहले कितना था? 760 mmHg, अब कितना है? 0.1 mmHg। जब हमने प्रेशर को डिक्रीज किया और पोटेंशियल डिफरेंस को 5000 और 10,000 के बीच रखा, तो हमारे पास क्या हुआ? ग्लो अपीयर हुआ। जब विलियम क्रुक्स ने 0.1 mmHg प्रेशर अप्लाई किया, 5000 से लेकर 10,000 के बीच वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या हुआ? ग्लो अपीयर हुआ। ये काम किसने किया? ये विलियम क्रुक्स ने किया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या हुआ? ग्लो अपीयर हुआ। अब आपके जहन में यह सवाल उठेगा कि हाँ, ये जो प्रेशर डिक्रीज किया तो ग्लो क्यों अपीयर हुआ? प्रेशर, जब गैस के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है तो गैस जो है, गैस मॉलिक्यूल जो है, वो हाई एंड्रेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो हमारे पास गैस जो हाई एंड्रेंस प्रोवाइड करता है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो भी डिक्रीज होता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए एक पाथ प्रोवाइड हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ग्लो क्यों अपीयर हुआ, तो हम पढ़ते हैं, आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी एटम को हीट दे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और जब ये एक्साइट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है, दोबारा डी एक्साइटेशन इसका होता है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है, कैरेक्टरिस्टिक कलर का वेवलेंथ एमिट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो ग्लो अपीयर हुआ ये किस चीज की वजह से हुआ, ये डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। ये डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। क्या हुआ, ये जो ग्लो अपीयर हुआ ये डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को एनर्जी लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। एक्साइट मीन लोअर शेल से, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट को ट्रांसफर हो जाता है, और जब ये एनर्जी इमिट करता है तो ये हायर ऑर्बिट से आके लोअर ऑर्बिट पे में चला जाता है, और एक कैरेक्टरिस्टिक कलर, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर का जो वेवलेंथ है वो इमिट करता है, तो इसकी वजह से ग्लो अपीयर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्लो कैरेक्टरिस्टिक कलर की वजह से अपीयर हुआ। अब कैथोड रेज तो यहां भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, यहां पे तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब क्या हुआ, अब जब हमने जब विलियम क्रुक्स ने प्रेशर को पार दर डिक्रीज किया 0.01 mmHg, और वोल्टेज जो है वो 10,000 कर दिया, प्रेशर कितना कर दिया 0.01 mmHg, वोल्टेज कितना 10,000, तो क्या हुआ, ओरिजिनल ग्लो disappear and the whole tube is filled with dark rays। जब विलियम कुक ने प्रेशर पारदर डिक्रीज किया 0.01 mmHg, वोल्टेज को जो है पारदर इंक्रीज किया 10,000 वोल्ट रखा, तो क्या हुआ, ओरिजिनल ग्लू डिसअपीयर हुआ, ओरिजिनल ग्लू डिसअपीयर हुआ, और ये जो ट्यूब था इसके अंदर जो है डार्क रेज प्रोड्यूस हुए। ठीक है, जब प्रेशर पारदर डिक्रीज हुआ 0.1 mmHg, 10,000 वोल्ट रखा गया, तो क्या ओरिजिनल ग्लू डिसअपीयर हुआ और इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हुई। सारी मैंने पहले डार्क कहा था, इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हुई। अब ये ओरिजिनल ग्लू क्यों डिसअपीयर हुआ, क्योंकि हमारे पास इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हुए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनविजिबल रेज तो हम नहीं देख सकते, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिंक सल्फेट का जो बना हुआ था वो भी लगाया था, तो ये रेस आके इससे स्ट्राइक कर गई और क्या हुआ, इसका फ्लोरेसेंस हुआ। तो हमने फ्लोरेसेंस मटेरियल की वजह से देखा। ये फ्लोरेसेंस मटेरियल जिंक सल्फेट हमने क्यों डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लगाए, ताकि हम इनविजिबल रेस को देख सके। ये इनविजिबल रेस हमने किस चीज के थ्रू देखी, जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंस मटेरियल। अब ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। ग्लो क्यों डिसअपीयर हुआ, क्योंकि हमारे पास इनविजिबल रेस प्रोड्यूस हुई। ये इनविजिबल रेस क्या है, ये इनविजिबल रेस, ये इनविजिबल रेस क्या है, ये इनविजिबल रेस ये क्या है, ये हमारे पास कैथोड रेस है। और कैथोड रेस को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेस को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में कितने प्रेशर पे, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे प्रोड्यूस होता है, तो 0.01 mmHg 10,000 वोल्ट के अंदर ओरिजिनल ग्लू डिसअपीयर हो जाता है, इनविजिबल रेस प्रोड्यूस होता है, और इस इनविजिबल रेस को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनविजिबल रेस है, तो फिर हम इसे कैसे देख सकते हैं, इनविजिबल रेस तो हम देख नहीं सकते। तो आपने इनको बताना है कि भाई हमने
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा है, इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 2-3 और सवाल उठते हैं कि अगर हम ये जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेट सपोज आपने लिया है, आपने पहले हाइड्रोजन गैस लिया है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि अब हम हीलियम गैस ले तो क्या जो है ये कैथोड रेज पे इफेक्ट पड़ता है? तो नहीं, कैथोड रेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस एंड मेटल इलेक्ट्रोड। आप जो भी मेटल इलेक्ट्रोड लो, जो भी गैस लो, हमारे पास सेम नेचर का कैथोड रेज प्रोड्यूस होगा। हाँ, जब हम गैस को चेंज करते हैं तो हमारे पास एक चीज चेंज होता है, और वो चीज क्या है? कलर ऑफ द ग्लो। ये जो ग्लो अपीयर होता है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जब आप गैस चेंज करता है तो इस ग्लो का कलर भी चेंज होता है। अब स्टूडेंट अगर मुझसे पूछे कि ये ग्लो क्यों चेंज होता है, तो मैं इसको क्या बताऊंगा? तो मैं इसको ये बताऊंगा कि मोज़लेला के मुताबिक जब हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर चेंज करते तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। जब हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज करता है तो इसका क्या होता है? इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जब एलिमेंट चेंज होता है इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इसका वेवलेंथ चेंज होता है, तो इसी वजह से कलर ऑफ द ग्लो भी चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब यहां पे सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? तो सबसे पहले कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज, ये विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किया है। कैथोड रेज किसने डिस्कवर किया है? विलियम क्रुक्स ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये किसने डिस्कवर किया? ये जे थॉमसन ने। तो अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि हम तो कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, और आपने कहा कि कैथोड रेज विलियम क्रुक ने डिस्कवर किया और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। तो भाईजान, जब विलियम क्रुक ने कैथोड रेज डिस्कवर किया तो इसने सिंपली कैथोड रेज डिस्कवर किया था, इसको इसके पार्टिकल नेचर के बारे में पता नहीं था। विलियम क्रुक्स ने आकर इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर जो है, पार्टिकल नेचर फाइंड आउट किया, और इसने इसको क्या नाम दिया? इसने इसको कार्पसल नाम दिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने जो है डिस्कवर किया है। और अब अगर आपसे ईटा में, एमडीकेट में, जितनी भी कंप्यूटर एग्जाम है, इसमें ये एमसीक्यूज आ जाए ये कैथोड रेज किसने डिस्कवर किया, तो आप क्या कहेंगे? विलियम क्रुक। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का नाम आ जाए तो आप क्या कहेंगे? जे थॉमसन। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कैथोड रेज नाम जो होता है ये यूजनी गोल्डस्टाइन ने दिया था 1886 में, और इलेक्ट्रॉन का नाम जी स्टूनी ने दिया था 1876 में। ठीक है स्टूडेंट, अब कैथोड रेज के अंदर हमने बहुत से पॉइंट्स, बहुत से कॉन्सेप्ट स्टडी किए। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे कि कैथोड रेज किस चीज से प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये कहा कि कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज ये कैथोड से प्रोड्यूस होता है। कैथोड नहीं, जो मेटल इलेक्ट्रोड है, साइंटिस्ट ने कहा कि ये कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो इसके बाद हमें पता चला कि नहीं भाईजान, कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज ये आयोनाइजेशन
ऑफ द गैस से प्रोड्यूस होता है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है, जब इस गैस का आयनाइजेशन होता है तभी हमारे पास कैथोड रेज प्रोड्यूस होता है। पहले साइंटिस्ट ने कहा कि कैथोड रेज ओनली कैथोड से प्रोड्यूस होता है, फिर बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, कैथोड रेज आयनाइजेशन ऑफ द गैस से प्रोड्यूस होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सोर्स ऑफ कैथोड रेज आर इन द डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज की प्रोड्यूस करने के कितने सोर्स है, तो आप बताएंगे कितने? 2। सबसे पहले आयोनाइजेशन ऑफ गैस और दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड। मींस जब मेटल इलेक्ट्रोड थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इससे प्रोड्यूस होता है, थर्मियोनिक इमिशन। कैथोड रेज आयनाइजेशन ऑफ गैस से भी प्रोड्यूस होता है और मेटल इलेक्ट्रोड से। जब मेटल इलेक्ट्रोड से थर्मियोनिक इमिशन होता है तो कैथोड रेज इससे प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में मैंने आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।